जांचोगे? इंटरनेट के माध्यम से, या फिर आपका कोई दोस्त है या कोई एक्सपर्ट है जो ज्ञानी है, ओके, उसके माध्यम से, या किसी भी तरीके से आप ये 3 सवालों का उत्तर जांचोगे या उसको हल करने का प्रयत्न करोगे। ठीक है, उत्तर मिल जाता है और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जब भी आप वीडियो देखते हो और आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो हमेशा याद रखिए एक पेन और पेपर लेकर ही बैठिए, जिससे वीडियो देखते समय आपको जो भी कुछ सवाल मन में उद्भव होते हैं वो तुरंत आप उसे लिख लीजिए, और लिखने के बाद जब भी आप फ्री होते हो या फिर जब भी आपको वक्त मिलता है तब उस क्वेरी को, उस आपकी समस्या को मुझे दीजिए या आप खुद उसका हल ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो सवाल हमेशा सवाल ही रह जाएगा। ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि आपके अंदर जानने की जो इच्छा है वो लगातार बढ़नी चाहिए, उसमें कटौती नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए 3 सवाल। पहला सवाल आपके लिए है, ब्रह्मांड में सबसे तेज वस्तु या कण क्या है? ब्रह्मांड में सबसे तेज क्या है? उसके अलावा इसकी चाल को और कोई पार नहीं कर सकता। ठीक है, ये हिंट है। दूसरा सवाल, पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा, स्टार जो है वो कौन सा है और उसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, और तीसरा सवाल है, आप कभी भी रेल की पटरी पर बीचों बीच खड़े रहोगे, ध्यान से खड़े रहना, दो चार हो जाए, और दूर तक देखोगे तो आपको दोनों पटरियां आपस में मिलती हुई नजर में आएगी। ठीक है, अगर आप ट्रेन की पटरी पे खड़े हो और दूर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, दोनों पटरियां आपस में मिल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कभी होता नहीं है। ट्रेन की पटरियां लगातार कभी भी कहीं पे भी देखिए वो अपनी निश्चित दूरी बनाए रखे हैं, पर फिर भी अतिरिक्त दूरी पर देखने पर हमें ऐसा आभास होता है कि वो दोनों पटरियां आपस में मिल जाती है। ऐसा क्यों? इन तीनों सवाल का आपको उत्तर जांचना है, हल करना है, प्रयत्न करना है किसी भी माध्यम से, और उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सबसे पहले दूंगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो भौतिक विज्ञान का अभ्यास शून्य से लेकर अनंत तक है। भौतिक विज्ञान का जो अभ्यास है वो शून्य से लेकर अनंत तक है। ये चीज समझाने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए हम 3 मापदंडों का उपयोग करते हैं, और ये मापदंड ऐसे हैं जो हम हमारे रोजाना जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं और कुछ बताऊं जिससे ये सिद्ध हो सके पर आपके समझ में ही ना आए कि वस्तु शून्य से अनंत तक है तो वो कोई कामगार नहीं है। आपके रोजाना जीवन में ये चीजें उपयोग में आती हो और उसका क्षेत्र, उसका विस्तार मैं आपको बताऊं तो शायद आपको अंदाजा आए कि भौतिक विज्ञान के अभ्यास का जो क्षेत्र है वो शून्य से अनंत तक का है। कौन से 3 मापदंडों का उपयोग करेंगे हम? ठीक है, तो सबसे पहले लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। ठीक है, चलिए, तो लंबाई, आप कभी भी घर से कोई भी अंतर मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? मीटर पट्टी? नहीं, वो छोटा अंतर, यानी कि कपड़ा लेने जाना है तो आप माप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर दूरी का अंदाजा हम रोजाना लगाते हैं। ठीक है, जैसे कोई घर आपसे दूर है, मामा या मौसी का, कोई पास में है, कोई पैदल जाया जा सकता है, कोई साइकिल लेके, कोई स्कूटर लेके। ठीक है, बहुत दूर है तो ट्रेन में, हवाई जहाज में ऐसे जाया जाता है। तो ये अंदाजा कैसे आएगा? लंबाई के मापन से या लंबाई के ज्ञान से। दूसरा है द्रव्यमान, सुबह उठते ही दूध लेने जाते हो, भैया दूध दीजिए, कितना? कुछ भी दे देगा? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, द्रव्यमान का मात्रक बताता। और सुबह कितने बजे उठते हो? उठते ही घड़ी यानी कि समय का अंदाजा आता है। 1 साल की पढ़ाई समय है, परीक्षा देनी है, कब देनी है? समय का मापन। ठीक है, तो ये 3 मापदंड जो हमारे रोजाना जीवन में इस्तेमाल होते हैं
उसका क्षेत्र मैं आपको बताऊंगा और उससे हम सिद्ध करेंगे कि भौतिक विज्ञान के अभ्यास का क्षेत्र शून्य से लेकर अनंत तक है। चलिए, तो सबसे पहले लंबाई। तो भौतिक विज्ञान में लंबाई का मापन, ठीक है, 10⁻14 घात, ठीक है, कई रेफरेंस बुक में 10⁻15 भी दिया है, जिसे फर्मी मीटर कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने 10वीं में पढ़ा होगा नैनोमीटर 10⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻10, वैसे ही फर्मी 10⁻15 घात मीटर, ये दूरी का मापन है, ठीक है। तो 10⁻14 घात मीटर, ठीक है, से लेकर 10⁻26 घात मीटर, ऐसे कुल मिला के 6 मापदंड आएंगे आपके पास। जैसे लंबाई के 2, द्रव्यमान के 2 और समय के 2, कुल मिला के 6 मापदंड। 6 के 6 याद रहने चाहिए, उसका अर्थ भी पता होना चाहिए जो क्या प्रदर्शित करता है। 6 के 6 मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये आज तक कुल मिला के 2 बार इस सेट में भी आ चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब 10⁻14 या 15 क्या प्रदर्शित करता है? 10⁻14 या 15 न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का विस्तार प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो लिखेंगे 10⁻14 क्या है? तो नाभिक का विस्तार, ठीक है। तो सबसे छोटा परमाणु के अंदर नाभिक जो है वो सबसे छोटी चीज है और उसका अंतर हम मापते हैं, ठीक है, किसी न किसी साधन या किसी तकनीक द्वारा। और लंबी दूरी 10⁻26 का, ठीक है। तो 10⁻26 का क्या है, ध्यान से समझना। 10⁻26 का गैलेक्सी की लंबाई है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है पता है आपको? नहीं पता है? ढूंढिए, ठीक है, और उसकी लंबाई भी नेट पर झांकिए, इससे मिलती जुलती है, ठीक है। तो गैलेक्सी की लंबाई क्या है? 10⁻26 मीटर। ये जो है वो गैलेक्सी की लंबाई। चलिए, ये दोनों मापदंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गए हैं। दूसरे मापदंड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मैंने बताया जो है द्रव्यमान। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का लघुत्तम मान यानी कि जो वास्तविक कण है वह, ठीक है। तो सबसे कम द्रव्यमान वाली चीज जो हम मापते हैं वो 10⁻30 घात किलोग्राम। हल्का सा आपसे यहाँ पे ब्यौरा दूं कि 1/10 यानी किसी भी एक का मैं 10वां भाग लेता हूं तो उसे क्या लिखा जाएगा? 10⁻1, ठीक है। वैसे ही 1 के मैं 100 भाग करता हूं तो वो लिखा जाता है 10⁻2। ऐसे लगातार आप कितने जीरो जोड़ते जाओगे? 31 या 30 जीरो जोड़ते जाओगे एक के भाग में, यानी कि 1 किलोग्राम के कितने भाग? एक के पीछे 30 जीरो लगाते जाओगे। कितना छोटा भाग जो है वह क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। ये सबसे छोटी चीज 10⁻30 किलोग्राम से लेकर 2 कहा था अतिरिक्त 10⁻55 किलोग्राम, इतना द्रव्यमान हम मापते हैं, ठीक है। 10⁻30 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से लेकर 10⁻55 किलोग्राम, इतनी अतिरिक्त द्रव्यमान की गणना भौतिक विज्ञान में होती है किसी न किसी तकनीक द्वारा, ठीक है। अब यहाँ की बात आती है 10⁻55 क्या है?
10 की 55 घात दृश्यमान जो भी ब्रह्मांड है या दृश्यमान विश्व का द्रव्यमान है। अब दृश्यमान से क्या अर्थ है ये समझ लीजिए। आपको कितना दिखाई देगा? इतना नहीं दिखाई देगा जितना हबल देख लेता है। हबल का क्या है? नासा का शक्तिशाली टेलीस्कोप जिसकी दूर देखने की क्षमता सबसे अत्यधिक मानी जाती है, वह टेलीस्कोप अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूमे। ठीक है, जैसे उसको भी, उसके लेंस को भी पीछे वाली चीजें नहीं दिखाई देती, लेंस के सामने जो चीज है वही दिखती है। ठीक है, मैं लेंस के सामने हूं, आपको नजर आ रहा है, और लेंस के पीछे, मोबाइल के पीछे कौन है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो पूरा देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो हबल टेलीस्कोप 360 डिग्री कोण घूम जाए और वो जो चीजें या उसके कैमरा के फोकस में जितने भी चीजें आ जाए, जितने भी स्टार्स यानी कि तारे देख लो, गैलेक्सी देख लो, जो कुछ भी वो देख सकता है 360 डिग्री रोटेशन में, वह चीज दृश्यमान विश्व का जाता है। ठीक है, और उसका द्रव्यमान यदि मापा जाए तो क्या होता है? वो 10 की 55 घात किलोग्राम बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कि 10 की -30 किलोग्राम मैंने बताया क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 10 की 55 घात क्या है? 10 की 55 घात दृश्यमान विश्व या ब्रह्मांड का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये 4 मापदंड हमने अभी देख लिए हैं, 2 लंबाई के, 2 द्रव्यमान के। तीसरा जो है वह समय का मापन। ठीक है, अब समय का मापन हम कहां से लेकर कहां तक करते हैं? तो समय का मापन करने के लिए प्रकाश की चाल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए, क्यों? तो प्रकाश का वेग महत्तम है। ब्रह्मांड में सबसे तेज प्रकाश की गति है, प्रकाश का कण है। ठीक है, अब उसकी चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? प्रकाश की चाल। अब ये सर्वाधिक चाल से न्यूनतम दूरी क्या है? निवेश की न्यूनतम दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगता है हम आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके लिए आपको चाल या वेग का सूत्र पता होना चाहिए, जो आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। v यानी कि चाल या वेग बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, वेग v बराबर दूरी d बटे समय t। अब आपको क्या मापना है? समय। तो t बराबर क्या होगा? दूरी d बटे वेग v। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे वेग। ठीक है, चलिए चालू કર્યું है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू। रेडी? चलिए, अब तीसरे मापदंड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे मापदंड समय है। ठीक है, तीसरा मापदंड कौन सा है? समय। अब इसका इस्तेमाल करके समझते हैं कि भौतिक विज्ञान का जो विस्तार है मापन का, वो 0 से अनंत तक का है। अब देखिए, समय का मापन किस प्रकार किया जाए? समय एक सापेक्ष भौतिक राशि है। समय की जो चाल है वो बहुत ही अटपटी है।
उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पे सबसे पहली चीज है समय का मापन किस प्रकार किया जाएगा। तो समय का मापन करने के लिए यहाँ पे हम प्रकाश की चाल यानी प्रकाश के वेग का इस्तेमाल करेंगे। अब क्यों, और कोई चीज क्यों नहीं, केवल प्रकाश की चाल ही क्यों? तो उत्तर ये है कि प्रकाश की चाल ब्रह्मांड में सबसे तेज है। उससे तेज कोई भी चीज वास्तविक नहीं है। प्रकाश का कण वास्तविक है, ठीक है, और उसका वेग, उसकी चाल वास्तविक है, परंतु उसकी चाल को पार करना किसी के भी बस की बात नहीं, ठीक है। तो सबसे तेज ब्रह्मांड का कौन है? प्रकाश का किरण, प्रकाश का कण, ठीक है। और सबसे कम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी हमने कौन सी मापी है यहाँ पे? 10⁻14 यानी न्यूक्लियस का विस्तार, ठीक है। तो न्यूक्लियस जितना सूक्ष्म विस्तार तय करने में सबसे तेज ब्रह्मांड में कौन है? प्रकाश। उसकी चाल कितनी है? G बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसको मैं परिवर्तित कर देता हूँ, मीटर को किलोमीटर में किस प्रकार किया जाए। तो आपको केमिस्ट्री वाले सर ने सिखाया मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर का रिश्ता। चलिए तो क्या है, बहुत आसान है। V बराबर 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कैसे हुआ ये मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10⁵ मीटर होता है। तो यहां से 3 कट जाएंगे तो किलोमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में वो तय कर लेता है, ठीक है। दूसरी सेकंड में 6 लाख, तीसरी सेकंड में 9 लाख, लगातार ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन है? प्रकाश का किरण। इतनी अतिरिक्त चाल से लघुत्तम कितनी दूरी है? नाभिक का विस्तार 10⁻14 मीटर, वह तय करने में कितना समय लेता है और आसानी से गिना जा सकता है। कैसे? चाल का समीकरण है v बराबर अंतर यानी दूरी बटे समय। 9वीं कक्षा में आ गया है। चाल का समीकरण क्या है? दूरी भाग समय। फिर से चाल का समीकरण क्या है? दूरी भाग समय, ठीक है। तो यहां से समय का समीकरण कैसे बनेगा? तो समय t बराबर दूरी बटे वेग, समय बराबर दूरी बटे वेग। अब वेग हम किसका लेंगे या चाल हम किसकी लेंगे? प्रकाश की। दूरी कितनी लेंगे? नाभिक की, ठीक है। तो नाभिक जितनी दूरी तय करने में प्रकाश को कितना समय लेगा, अब यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। चल कैसे देखिए, दूरी कितनी है? 10⁻14 मीटर और चाल कितनी है? 3 नहीं लिखते हैं, 3 बहुत छोटा है, 10⁸ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 10⁸, ठीक है। जब हर वाला पद ऊपर जाता है तो धन चिन्ह ऋण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। समय t बराबर ऊपर क्या है? 10⁻14 मीटर और नीचे क्या है? 8, तो 10⁻8, ठीक है। जब आधार समान हो और घातांक या घात अलग अलग हो तो क्या होता है? इन दोनों का जोड़। तो 14 + 8 क्या हो जाएगा? t बराबर 10⁻14 - 8 22, तो 10⁻22 मात्रा करेगा सेकंड, ठीक है। तो कैसे हम 10⁻22 लाए मैंने आपको अब समझाया। डायरेक्ट लिख देता तो कैसे आया नहीं पता चलता, ठीक है। तो यहाँ पे समय का न्यूनतम मान कितना लाए हम? 10⁻22 सेकंड, ठीक है। तो समय का मान सबसे पहले क्या आएगा? 10⁻22 सेकंड से लेकर महत्तम मान का क्या है? महत्तम मान ज्ञात करने में अलग अलग विवाद है भौतिक जगत में, पर उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। अतिरिक्त जो मान है वो 10⁸ सेकंड का, ठीक है। क्या है? 10⁸ सेकंड। अब 10⁸ क्या है? तो हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को
उत्पन्न होने के बाद जितना समय हो गया है आज की तारीख का, ठीक है, उससे ब्रह्मांड की उम्र कहा जाता है, द एज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, एज ऑफ यूनिवर्स कैलकुलेट करने में, यानी कि ब्रह्मांड की उम्र की गणना करने के लिए 17वीं सदी से लेकर आज तक वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, परंतु ये मान इतना बड़ा है कि उसमें हल्का सा भेद अपने आप सेट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ब्रह्मांड की और ये 10 की -22 घात क्या था, तो प्रकाश की चाल से प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नाभिक जितनी नाभिक की दूरी कितनी है, 10 की -14 मीटर तय करने के लिए ठीक है, दूसरे प्रकरण में यानी आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में इसकी चर्चा है और इसका सवाल भी है, वो हल करेंगे। ठीक है, तो ये थे 6 मापदंड कुल मिला के जो हम आम जीवन में, रोजाना जीवन में इन 6 मापदंडों का या इन 3 महत्वपूर्ण भौतिक राशि का इस्तेमाल भी करते हैं, और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आप देख सकते हो सबसे कम और सबसे अतिरिक्त आसानी से आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये 0 से भी बहुत कम है, माइनस में है, यानी कि भौतिक विज्ञान के अभ्यास का जो क्षेत्र है वो 0 से लेकर अनंत तक है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा भौतिक विज्ञान का समाज को आगे लाने के लिए, पूरे समाज को या मानव इतिहास को आगे लाने के लिए क्या योगदान है, वह तुलनात्मक अभ्यास करें। मैं आपको 3 या 4 उदाहरण या 3 या 4 क्षेत्र बताऊंगा जिसकी हम तुलना करेंगे अर्वाचीन, प्राचीन या पुराने जमाने से, और आज की तारीख में आधुनिक जमाने में समाज में कितना परिवर्तन आ गया है और वे क्यों हुआ, केवल और केवल भौतिक विज्ञान में हो रही लगातार खोजों का परिणाम है। ठीक है, तो कोई भी साइंटिस्ट, चाहे वो भौतिक विज्ञान का हो, रसायन विज्ञान का हो या जीव विज्ञान का हो, वह जो खोज करता है वो हमेशा मानव इतिहास को बदलने में, मानव जीवन को आगे लाने में, पूरे समाज को आगे लाने में हमेशा होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला उदाहरण हमारे लिए माध्यम है। ठीक है, आज से केवल और केवल ज्यादा समय नहीं लेते हैं, 10 साल पहले ये मुमकिन नहीं था। क्या मुमकिन नहीं था? आप जो अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, आज से 10 साल पहले यदि आप चाहते तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज के इस कोरोना काल में आप लेक्चर आसानी से पढ़ पा रहे हो। 11वीं कक्षा में आपने एक भी दिन स्कूल में नहीं अभ्यास किया है, फिर भी आप लगातार मैथ्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो। कौन से माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो ये खोज कैसे और क्यों हुई, ये इतिहास बहुत लंबा है, माइकल फैराडे से शुरू होकर आज के आधुनिक विज्ञान तक का। पर भौतिक विज्ञान में या विज्ञान में लगातार जो खोज होती है वो मानव समाज को बहुत आगे ले आती है। तो सबसे पहला क्षेत्र लिखूंगा मैं यहाँ पर दूर संचार या संदेशा व्यवहार। ठीक है, तो पहले के जमाने में संदेश कैसे जाते थे? कबूतर जा जा जा, कबूतर आ आ आ, कबूतर गया संदेशा ले गया।
कंप्यूटर आएगा तो संदेशा लाएगा, नहीं आएगा तो नहीं लाएगा। ठीक है, तो ये पुराना जमाना था। या फिर मैन टू मैन किसी बंदे को भेजना पड़ेगा घोड़े पे तबड़िक तबड़िक करके, और फिर वो संदेशा लेकर जाएगा और आएगा, बहुत समय लगेगा। ठीक है, पर आज के जमाने में अति आधुनिक संसाधन हमारे पास है। ठीक है, एक टेक्स्ट मैसेज भेजना है, वीडियो मैसेज भेजना है, पिक्चर भेजना है, ऑडियो मैसेज भेजना है, आप विद इन सेकेंड थोड़े ही समय में दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। क्यों हुआ? भौतिक विज्ञान में लगातार हो रही खोजों का परिणाम है। दूसरा मैं क्षेत्र लिखूंगा वाहन व्यवहार। ठीक है, मोटर की खोज हुई मैक्सवेल से लेकर आज तक। ठीक है, तो वो एक छोटी सी चीज से शुरू होकर आज के अति आधुनिक रफाल प्लेन सुना होगा लगातार। ठीक है, तो उसमें भी जो अति आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो भौतिक विज्ञान में लगातार जेट इंजन बना। जेम्स वॉट ने कौन सा इंजन बनाया था? कौन सा इंजन बनाया था? पानी की भाप वाला, याद है? ठीक है, वहां से लेकर आज का अति आधुनिक जेट इंजन। ठीक है, तो समझ लीजिए आप संचार में संदेशा में हाथ देखा हमने, संदेश भेजने में वाहन व्यवहार पहले कैसे मुमकिन था? सबसे तेज घोड़े के अलावा और कोई संसाधन नहीं था पुराने जमाने में। और आज से ज्यादा नहीं, 100 साल पहले की बात करूं तो तार। ठीक है, वो भी अतिरिक्त दूरी तक नहीं, और इससे अतिरिक्त खाली टेलीफोन, वो भी हमारी सदी का ही है, बहुत पुराना नहीं है। पुराने में चले जाओगे तो घोड़े के अलावा और कोई तेज चीज ही थी नहीं, मैन टू मैन कम्युनिकेशन। ठीक है, बंदा जाएगा घोड़े पे, संदेशा लेकर जाएगा, और फिर आया तो आया, नहीं तो गया। तो संदेश भेजने में भी जो समस्या थी, आज हम सैटेलाइट के माध्यम से संदेशों का आवागमन कर पाते हैं। ठीक है, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा का पूरा इसी के आधार पर चलता है। तो अभी आधुनिक जमाने में विमान, ठीक है, दरियाई जहाज, मोटर, बाइक, बहुत साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं? यातायात को क्या कर सकते हैं? चालित कर सकते हैं। चल, अब तीसरा क्षेत्र देखते हैं। तीसरा क्षेत्र में आपको बताऊंगा संरक्षण। ठीक है, रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र यानी कि लड़ाई विभाग। पुराने जमाने में सैनिक के यानी कि मैन पावर, जितने अतिरिक्त सैनिक, आपने सुना होगा कि कई राजाओं के सेना में 1 लाख सैनिक, 2 लाख सैनिक, 3 लाख सैनिक हुआ करते थे। 10,000 घोड़े, 50,000 घोड़े, हाथी, और उस पर युद्ध होता था। अभी लेटेस्ट में शायद आपने महाभारत या रामायण भी देखा हो, तो उसमें भी इस्तेमाल क्या होता था रक्षा विभाग में, यानी लड़ाई के लिए मैन पावर। ठीक है, और दूसरा क्या इस्तेमाल होता था? एनिमल पावर, लड़ाई में। कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानते थे, सब नहीं। ठीक है, पर आज के जमाने में मिसाइल्स, मिसाइल में भी कई प्रकार, एयर टू एयर, एयर टू वाटर, एयर टू सी जिसे बोला जाता है, और लैंड टू लैंड, यानी कि जमीन से जमीन पर, जमीन से हवा में, और जमीन से दरिया के अंदर आपको मिसाइल ताकनी है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हवा से दरिया में, हवा से हवा में, ठीक है, कहीं पे भी आप मिसाइल या गोलियां चला सकते हो। ठीक है, और इन सबको नियमन करने के लिए रडार और सोनार, 2 चीजें अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे हम। इसका इस्तेमाल बखूबी होता है। ठीक है, तो जो पहले मुमकिन नहीं था। चीन हमारे आसपास कोई गतिविधियां, अपनी सेना खड़ी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन ध्यान रखेगा? सैटेलाइट। भगवान नहीं है, सैटेलाइट। इसका मतलब भगवान नहीं है। चलिए, सैटेलाइट लगातार क्या करता है? उसकी निगरानी करता है, और रातों रात लड़ाई ना छिड़ जाए उसका ध्यान रखता है। तो ये सब क्यों मुमकिन हुआ? तो भौतिक विज्ञान के अंदर लगातार जो खोजें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी को आगे लाने में लगातार वैज्ञानिक जो मेहनत कर रहे हैं, उसके कारण यहाँ पर भौतिक विज्ञान में जो खोजें हुई हैं उसका योगदान समाज के प्रति जबरदस्त है। ठीक है, और 2 क्षेत्र आपको सोचने हैं खुद। काफी क्षेत्र मैंने छोड़ दिए हैं, अगले वीडियो लेक्चर में 2 या 3 क्षेत्र और मैं लूंगा। ठीक है, पर आज के लिए यहाँ तक रखते हैं।
और आपको 2 या 3 क्षेत्र खुद सोचने हैं जो भौतिक विज्ञान के अंदर लगातार हो रही खोजों की वजह से, भौतिक विज्ञान में लगातार खोजों की वजह से पुराने जमाने में और आज के जमाने में क्या अंतर आया, क्या परिवर्तन आया, ये आपको समझना है और लिखना भी है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। टेक केयर, बाय बाय।